गुड मॉर्निंग। आज का ट्यूटोरियल का टॉपिक है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ये जो संस्था है, इसकी स्थापना जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पारस्परिक आर्थिक सहयोग की जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए और उन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में क्या किया गया था, अंकटाड को स्थापित किया गया था। यानी ये जो था वो जो विकासशील देश थे, वो जो संस्थाएं बनी थी जैसे गेट वगैरह, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बातें अनदेखी की जा रही हैं। तो उसके संदर्भ में देशों के द्वारा मिलकर 1968 के अंदर 1964 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की गई। तत्पश्चात ये निरंतर अपने सम्मेलनों के द्वारा जो व्यापार से संबंधित समस्याएं होती है, जो देशों के बीच में कोई समस्या उपस्थित हो रही है, उसके समाधान ये प्रस्तुत करता रहा है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसकी स्थापना कब की गई, 1964 के अंदर। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसके अंदर वर्तमान में जो सदस्य देश हैं, यहाँ पे आपको 194 में लिखा गया, इसमें एक सदस्य और ऐड हो गए, आप इसको 195 कर लीजिए। 195 जो देश हैं वो वर्तमान में इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसके जो मुख्य सचिव हैं वो हैं मुकीसा कित्यूसी, इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। ये एक तरह से प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ डील करने के लिए। किसके लिए? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट से संबंधित कोई भी इशू है उससे संबंधित डीलिंग करने के लिए ये एक बॉडी है। हालांकि जो समस्याएं हैं या इन्होंने जो नीतियां बनाई है उसको अमल करवाने के लिए कोई भी वैधानिक अधिकार, लीगल पावर इसके पास नहीं है। ये केवल अपने सुझाव दे सकता है। ऐसे नहीं कि जिसने जो नीति बना दी अगर नहीं मानेगा तो उस पर लीगल कार्रवाई करेगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। ये अपनी नीतियां लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी एक तरह से ये क्या कर सकता है, सिर्फ नैतिक दबाव बना सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। इसकी स्थापना क्यों की गई तो आपको बताया गया कि क्या कारण था इसका स्थापना करने का, कि विकासशील जो देश थे उनकी नीतियां या उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी व्यापार, विनिमय, प्रचार, वित्त से संबंधित कोई या तकनीकी से संबंधित कोई समस्या है तो उससे संबंधित नीतियां बनाने के लिए किसकी स्थापना की गई? अंकटाड की स्थापना की गई। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्टिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, विकासशील जो देश हैं, उनके लिए क्या करना? अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाना। असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन एन इक्वल बेसिस। कि जो विकसित देश हैं और विकसित देशों के बीच में जो खाई बन गई है उसको पाटने के लिए, उनको एक इक्वल बेसिस उपलब्ध करवाने के लिए कि सभी को क्या हो, व्यापार से संबंधित सुविधाएं सारी एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसी सबको मिले। इससे संबंधित क्या किया गया? अंकटाड को स्थापित किया गया। बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जो कंट्रीज हैं तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सम्मेलन के थ्रू अपनी बातें रखवाई और उनका समाधान प्रस्तुत किया। और फर्स्ट सम्मेलन इसका कब हुआ? 1964 के अंदर। इसके अंदर क्या था कि कोई भी देश अपनी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, वो अपनी बात रख सकता है। उसके पास जो संसाधन है वो क्या कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को नेचुरली जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उनको फ्रीली यूज कर सकता है। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में संबंध कैसे हो? अच्छे हों, सभी देशों के साथ संबंध एक जैसे हों। इसने कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस है देशों के बीच में, उसके आधार पर दोनों देशों के बीच में क्या किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। हालांकि इसके लिए इसके कुछ सिद्धांत भी हैं अंकटाड के।
जिन पे ये कार्य करता है। उसमें से जैसे प्रमुख सिद्धांत वैसे कुछ किताबों में आपको 15 के आसपास लिखे हुए मिलेंगे, कुछ उसके अलग से दिए हुए भी मुख्य सिद्धांत, सहायक सिद्धांत। मेनली जो ये इसका था सिद्धांत उसके वो ये थे कि समानता का सिद्धांत, सभी देश क्या करें, एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप ना करें और सभी के साथ समान व्यवहार करें, भेदभाव के निराकरण के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए नीतियाँ बनाएं, विकास उन्मुख श्रम विभाजन, विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विकसित राष्ट्रों के क्षेत्रों के संघों को ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जिससे क्या करें, विकासशील राष्ट्रों को सहायता मिले। हालांकि जो आगे इनके सम्मेलन हुए उनमें ये प्रावधान भी किए गए कि अपने जो GDP है उसका 1% वो क्या करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज पर क्या करेंगे, विकास पर लगाएंगे। तो ये जो मेन इसके थे वो सिद्धांत थे, यानी कि विकासशील देशों के व्यापार वृद्धि का लक्ष्य निर्धारण करना, विकासशील देशों के निर्मित वस्तुओं के आयात को बढ़ाना, यानी कुछ ऐसी नीतियां बनाना जिससे विकासशील देशों की जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा अन्य देशों में आयात की जाएं। उद्योगों के शोध को बढ़ावा देना, राशि पतन की समस्या को रोकना। राशि पतन में क्या होता है, कोई देश अपने देश में जो कॉस्टिंग आती है उससे कम रेट पे दूसरे देश के अंदर वस्तु बेचता है ताकि वहाँ के उद्योग धंधे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, उसको रोकने का प्रयास किया। तकनीकी आदि सुविधाएं प्रदान करना, विकासशील राष्ट्रों को, विकसित देशों के पास जो सुविधाएं हैं वो किसको देना, विकासशील राष्ट्रों को उपलब्ध करवाना। तो ये जो मेन थे इसके ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल्स, इस पे ये क्या करता था, कार्य करता था। मेन गोल क्या था इसका, तो आपको बताया गया कि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, मैक्सिमाइज द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड असिस्ट देम इन देयर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन ए इक्वल बेसिस। ये इसका क्या था, मेन गोल था। अब इसके कार्य क्या क्या हैं अंकटाड के, तो जो मेन कार्य था इसका वो क्या था कि टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में किसको बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, विथ ए व्यू ऑफ एक्सीलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि उनका क्या हो, आर्थिक विकास हो। टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो सिद्धांत हैं या जो नीतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, उनको क्या करना, आर्थिक विकास के दृष्टि से बनाना और उनको लागू करना। टू मेक प्रपोजल फॉर पुटिंग इन प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट, जो नीतियां बनाई हैं उनको क्या करना, प्रभाव में लाना। टू रिव्यू एंड फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेट एंड एक्टिविटीज ऑफ द UN इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और उस जो नीतियां जो बनाई गई हैं, जो एक्टिविटीज की गई हैं, उनको क्या करना, फॉर्मुलेट करना या कोऑर्डिनेशन उसके बीच में स्थापित करना। यानी मेनली हम कह सकते हैं कि अंकटाड के जो कार्य थे क्या था, नीतियों का निर्धारण करना, उन नीतियों को कार्यान्वयन करना, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करना विकसित और विकासशील देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन देशों के बीच में बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, प्रोत्साहन देना, और मेनली किसको प्रोत्साहित करना, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको, चाहे उसके लिए बहुपक्षीय द्विपक्षीय जो भी व्यापारिक समझौते करने पड़े उन समझौतों को करना, विभिन्न संगठनों की क्रियाओं का अवलोकन करना, यानी जो बनाई गई नीतियां वो क्या सही चल रही हैं नहीं चल रही है, ये ध्यान में भी रखना। तो ये थे इसके कार्य अंकटाड के। फिर इसके कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बताई गई हैं यहाँ पे कि अपने जो फंक्शंस हैं वो ये करता है। तो ये इसके मेन कार्य थे। फिर इसकी जो मीटिंग्स हुई, ये जो अपना कार्य करता है वो किसके माध्यम से करता था, मीटिंग से, और हर 4 साल में इसकी क्या होती है, मीटिंग होती है। तो अभी तक इसकी जो है वो 14 जो है वो सम्मेलन हो चुके हैं। जो सम्मेलन यहाँ पे आपको ब्रीफ में सिर्फ 4-5 सम्मेलन बताए गए हैं, और इन सम्मेलन में क्या होता है कि इनकी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। इसकी एक अलग से PDF आपको दे दी जाएगी, इसके जो अलग अलग मीटिंग्स हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें की गई। अब बात आती है कि इसका रोल क्या है। तो आपको पता है कि ये जो मेन रोल जो करता है वो क्या पे करेगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP, यानी सभी देशों के बीच में क्या हो, समानता का व्यवहार हो, विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक व्यापार को लेकर एक नीतियां और जो उनका समन्वय है उनमें डिफरेंस ना हो, उनका विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों पर नीतियां थोपी ना जाए, एक जनरलाइज सिस्टम हो सबके लिए। ए मैरीटाइम शिपिंग कोड, एक व्यापार के लिए, शिपिंग के लिए, आयात निर्यात के लिए एक क्या हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, सबके लिए समान व्यवहार हो। स्पेशल इंटरनेशनल प्रोग्राम टू हेल्प लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज
यानी जो LSD कंट्रीज है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनके लिए क्या हो, एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए ताकि उनको सहायता प्राप्त हो और वो अपने व्यापार को क्या कर सकें, बढ़ा सकें और अपने जो उनके टारगेट हैं उनको अचीव कर सकें। और जो जैसे कोई ब्रेकडाउन आता है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इन्फ्लेशन वगैरह के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और हो जाती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, एक ब्रेकडाउन के अंदर एक बेटर वुडन सिस्टम तैयार करने के लिए इन्होंने एक भूमिका निभाई। अब एक बात आती है कि कार्य कैसे करता है। तो अंकटाड का क्या एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर सबसे ऊपर उसका सचिवालय होता है, जो उसका सेक्रेटरीट है वो होता है। सचिवालय के नीचे फिर इसके एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है, यानी व्यापार और विकास बोर्ड। उसके नीचे फिर क्या है, अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, कुछ उप समितियां भी बनाई जाती हैं। तो सबसे ऊपर इसका सचिवालय, सचिवालय के बाद में इसमें व्यापार और विकास बोर्ड, उसके नीचे समितियां होती है। समितियों में जैसे वस्तुओं से संबंधित समिति होगी, निर्माताओं से संबंधित जो मैन्युफैक्चर आपका उसके लिए होगी, जहाजरानी से संबंधित होगी, आदर्श मदों से संबंधित होगी। तो इसके साथ में जो उप समितियाँ होती है उनको, उनके द्वारा इसमें क्या किया जाता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाता है। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा इसको आपको समझाया गया कि ये कार्य करता कैसे है। ये एक तरह से जो ब्रिज गैप है उसको कैसे ये टैकल करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइजेस, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नीचे आपको दिया गया है कि ट्रेड, गुड्स सर्विस या इसका कमोडिटीज़ का, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर आपको साइड में बताया गया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल जो है इंटरडिपेंडेंस के लिए, और लिस्ट डेवलपमेंट जो लैंड लॉक्ड है एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। इन सब में क्या करता है, एक तरह से ब्रिज गैप जो है इनके बीच में, चाहे वो किसी से संबंधित है, उसको क्या करता है, ये दूर करता है। तो जो अंकटाड है वो कार्य करता है, तो अपने क्या करता है, सबसे पहले अंकटाड का सचिवालय, सचिवालय नीचे उसके व्यापार और विकास बोर्ड, और व्यापार विकास बोर्ड को भी क्या है, अलग अलग देशों के आधार पर, जैसे ग्रुप A, B, C, D ऐसे बांटा गया है। जैसे एशियाई देश हो गए, अफ्रीकी देश हो गए, उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया, पश्चिमी देशों को, जापान को अलग ग्रुप में रखा गया, दक्षिण अमेरिकी देशों को अलग ग्रुप में रखा गया, समाजवादी देशों को अलग ग्रुप में, ऐसे ग्रुप बना के इनको किया गया। फिर इसकी 4 या 5 समितियां हैं जो इसके अलग अलग कार्य को देखती है, और फिर उसके नीचे क्या है, अलग अलग उप समितियां बनाई गई हैं। तो ये है इसके कार्य करने का तरीका। अब बात आती है इसके सम्मेलन की या इसके मीटिंग्स की। तो आप जैसे इसकी आपको बताया कि इसकी कितनी मीटिंग हो चुकी है, अभी तक 14 मीटिंग हो चुकी है। 15वीं मीटिंग इसकी 2020 में प्रस्तावित है। पहली मीटिंग जो थी वो इसकी 1964 में हुई थी। प्रथम अंकडाट का जो सम्मेलन था वो काम कब हुआ था, 1964 के अंदर। तो ये क्या करते थे कि अपने समस्याओं से संबंधित कोई चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे रखते थे, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पे, फिर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता और उसका वैल्यूएशन किया जाता था। तो जो पहले में जो बातें रखी गई सम्मेलन में, वो मुख्य बात है कि विकसित देशों द्वारा उनकी राष्ट्रीय आय का कम से कम 1% विकासशील देशों की सहायता के रूप में खर्च किया जाएगा, ये बात रखी गई। हालांकि ये बात पूरी नहीं की गई, लेकिन ये प्रथम बात जो उसके अंदर थी वो रखी गई। दूसरी बात रखी गई कि विकसित देश हैं वो विकासशील राष्ट्रों के आयातों को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो यानी जो पहला सम्मेलन जो हुआ जिनेवा का 1964 में, उसमें ये बातें रखी गई। फिर उसमें जो सुझाव दिए गए वो था कि योजनाबद्ध निर्यात किया जाए, द्विपक्षीय समझौते किए जाए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की स्थापना की जाए, पारस्परिक सहयोग को बढ़ाया जाए, पारस्परिक आयात निर्यात को बढ़ाया जाए, ये सारी बातें रखी गई। और एक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के ऊपर विचार विमर्श किए। तो इसमें से कुछ बातों को माना गया, लेकिन कुछ सिद्धांतों को सिर्फ एक सैद्धांतिक बातें होकर रह गई, उनको नहीं माना जा सका। फिर इसका दूसरा सम्मेलन हुआ 1968 के अंदर। दूसरा सम्मेलन जो था वो दिल्ली के अंदर, भारत में हुआ था। इसमें जो मुख्य बात थी वो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के माल को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने और आयात कर जो थे उनको कम करने के रूप में रखी गई। हालांकि इन नीतियों को भी जो जैसे जैसे लिखा गया वैसे लागू नहीं किया जा सका। इसमें भी कुछ उदाहरण की बातें, हालांकि आर्थिक सहायता भी उपलब्ध हुई, आर्थिक ऋण भी उपलब्ध करवाए गए, विकासशील देशों के निर्यातों को प्रोत्साहन भी मिला, कुछ चीज़ें इसकी लागू हुई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सम्मेलन पूर्णतः अपनी बातों को लागू करवाने में सक्षम रहा था। फिर इसका तीसरा सम्मेलन जो था वो 1972 के अंदर हुआ, यानी लगभग इसका 4 साल में एक बार सम्मेलन इसका आवश्यक होता है। वो आपका चिल्ली की राजधानी जो तीसरा सम्मेलन है वो सेंटिगोवा के अंदर हुआ। ये साथ साथ आप नोट करते चलें, यहाँ आपको लिस्ट में सारे दिए नहीं गए, साथ साथ में आप लिखते चलें। तीसरा सम्मेलन जो था इसका 1972 में चिल्ली की राजधानी सेंटिगोवा में हुआ। इसमें भी जो विचाराधीन जो पीछे की समस्याएं थी उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए, विशेष आरण अधिकार वगैरह इसकी योजना के लिए तैयार किया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स,
एक कागजी मुद्रा जिसको बोला जाता है, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कई देशों की मुद्राएं मिलकर उसके आधार पे एक करेंसी बनाई जाती है कागजी, और उसके आधार पे अलग अलग देशों के उनके हिस्सों को आवंटन किया जाता है। व्यापार में आर्थिक विकास और द्विपक्षीय सहायता जैसे प्रोत्साहन की लिए बातें इसके अंदर की गई। तीसरे सम्मेलन, चौथा सम्मेलन जो था वो नैरोबी के अंदर हुआ आपका 1976 के अंदर नैरोबी में हुआ। इसमें भी जो प्रमुख समस्याएं थी वो ये थी कि विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि की जाए, मूल्यों को स्थापित के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की बात रखी गई, अर्धनिर्मित और जो निर्यात व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए सुविधाओं को विकास करने की बात की गई, विकासशील देशों के व्यापार शर्तों को अधिक अनुकूल बनाने की, उनको टेक्नोलॉजी देने के बारे में इसमें बात की गई। ये जो मुख्य बातें थी वो विकासशील देशों ने अपने इसके मंच पे रखी थी। मेन जो बात थी वो थी कि टेक्नोलॉजी को क्या किया जाए, विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर दिया जाए। उनके लिए कुछ ऐसी नीतियां बना दी गई थी कि वो पैटेंट वगैरह ऐसा कुछ लगाया जाता था ताकि वो उसको यूज़ ना कर सके। पांचवा सम्मेलन जो था वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर किया गया था ना, 3 जून 1979 को ये जो सम्मेलन था वो समाप्त हुआ था। उसमें लगभग तकरीबन 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें जो प्रमुख मुद्दे थे वो ये थे कि जो विश्व आर्थिक व्यवसाय को नए सिरे से डालने के आधार पर तैयार किया जाए, एक नए दृष्टि से क्या किया जाए, इंटरनेशनल व्यापार को सोचा जाए, विकसित देशों के बड़े संरक्षणवाद पर रोक एवं नियंत्रण की बात रखी गई, विकासशील देशों को विदेशी सरकारी सहायता में वृद्धि करने की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार लाने की बात की गई, विकासशील देशों को ऋण दायित्वों के भार को कम करने का कहा गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि चौथे सम्मेलन में वही बात रखी गई, उसके लिए एक आचार संहिता बनाई जाए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सब मुख्य बातें इसमें क्या हुआ, उसमें चर्चा की गई और उनके सफलताएं और असफलताएं रही। कुछ बातें इस अधिवेशन की मानी गई, हालांकि सारी बातें इस अधिवेशन की नहीं मानी जा सकी हैं। ये आपको बुक्स में भी सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएंगी। मुख्य उद्देश्य इनका यही होता था कि विकासशील राष्ट्र जो हैं उनको अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कैसे करवाई जाएं। छठा सम्मेलन जो था इसका 1983 के अंदर हुआ था, जो संपन्न हुआ वो था बेलग्रेड के अंदर, ये है यूगोस्लाविया के अंदर आपका 83 के अंदर। इसकी जो प्रमुख बातें थी वो थी कि आर्थिक विकास और व्यवस्था के निर्माण का आधार तैयार करना, बढ़ते संरक्षणवाद पर रोक और नियंत्रण लगाना, अनुकूल और उदार व्यापार शर्तें तथा निर्यात सुविधाओं का विस्तार करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों और ऋण भुगतान समस्याओं का समाधान करना। ये इसके अंदर मुख्य बातें जो थी वो रखी गई और उन पर विचार विमर्श करके उसको लागू करने के लिए जिक्र इसका किया गया। उसके बाद इसका आता है सातवां सम्मेलन। सातवां सम्मेलन जो था इसका 1987 के अंदर हुआ, वो था आपका जिनेवा के अंदर संपन्न किया गया। उसके जो मुख्य मुद्दे थे वो थे कि विकासशील देशों के लिए विकास के साधन बढ़े, कर्ज की समस्या को कम किया जाए, कच्चे माल के बाजारों का विकास और गिरती कीमतों को नियंत्रित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाया जाए और जो सबसे कम विकसित देश हैं उनकी समस्याओं पर गौर किया जाए। जो बिल्कुल लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है, LSD कंट्रीज इनको बोला जाता है, उनकी समस्याओं पर बात की जाए, उनकी सुविधाएं विकसित करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर इसका आठवां सम्मेलन जो था वो 1992 के अंदर हुआ, कोलंबिया के अंदर एक जगह है कार्टेजना, वहाँ पर ये सम्मेलन 92 के अंदर किया गया। इसको एक सफल सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें जो बातें रखी गई उनको काफ़ी हद तक उस शर्तों को मनवाया गया। इसमें अंकटाड की कार्य प्रणाली व्यवस्था में सुधार किया गया, वस्तुओं पर विश्व और व्यापार सम्मेलन प्रस्ताव अंकटाड 7 द्वारा वस्तुओं पर जो किया गया था पिछले, उसमें विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। अंकटाड की पूर्ण संरचना के स्ट्रक्चर में क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग इसकी की गई, समितियों में क्या किया गया, सुधार किया गया, उसकी जगह कुछ समितियां और ऐड की गई। विकासशील देशों के जो बढ़ते कर्ज भार की समस्या थी उस पर बात की गई, उनके लिए विकासशील राष्ट्र जो थे उनके लिए वित्तीय साधनों को जुटाया गया, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चालू किया गया, वस्तु और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। फिर इसका 9वां सम्मेलन जो था वो आपका 1996 के अंदर हुआ। ये जो सम्मेलन आपका था वो मिडरेड शहर है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, उसके अंदर इसका किया गया। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे विश्व व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शक्ति तथा विकास को बढ़ाना और अंतर्निर्भरता तथा व्यापार विकास की दृष्टि से वैश्विक आर्थिक मुद्दों के
विश्व के संदर्भ में आय का वितरण और विकास, ये जो दो मेन विषय थे, इनके ऊपर इसका सम्मेलन किया गया और उस पर विचार विमर्श किया गया। फिर इसका जो 10वां सम्मेलन है वो आपका सन 2000 के अंदर बैंकॉक के अंदर, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पर संपन्न हुआ। 10वां जो आपका अंकटाड सम्मेलन था, उसके घोषणा पत्र के अंदर जो मुख्य बातें थी वो थी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली द्वारा सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया। अल्प विकसित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़े बिना एक विश्व स्तरीय संतुलित और सतत विकास संभव नहीं है, ये बात रखी गई। भूमंडलीकरण के जरिए विकास को बढ़ाने के लिए सही प्रबंधन पर जोर दिया गया, यानी ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया गया। विश्व व्यापार संगठन के सिएटल सम्मेलन की विफलताओं की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गेट के असफलता और WTO अपने जो है नीतियाँ सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहा था गेट, उसके लिए इसमें जो बातें वो है रखी गई। फिर इस पे जो 10वां अंकटाड था उस पर क्या था कि जो मिलती जुलती एक प्रतिक्रिया ऐसी रही। विकासशील राष्ट्र, कुछ राष्ट्र थे जो इसके प्रस्तावों के फेवर में थे और कुछ राष्ट्रों ने इस पर अपनी असहमति प्रकट की थी। फिर बात आती है इसके 11वें सम्मेलन की। 11वां सम्मेलन जो था इसका 2004 के अंदर ब्राज़ील का एक शहर है साओ पाउलो के अंदर आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय विकास व्यूह रचनाओं और वैश्विक आर्थिक वृद्धि और विकास की आर्थिक प्रक्रिया की ओर संयुक्त सहयोग में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। ये जिसका जो मेन थीम जो थी वो रखी गई थी। फिर इसके जो 11वां सम्मेलन था उस पर आम सहमति बन गई थी। फिर अंकटाड का 12वें सम्मेलन की बात करते हैं तो ये 2008 के अंदर हुआ था और जो ये संपन्न हुआ वो था दक्षिण अफ्रीका देश के घाना के अक्रा में। दक्षिण अफ्रीका का देश है घाना, घाना के अंदर अक्रा शहर में आयोजित हुआ। इसका मुख्य मुद्दा था विकास के लिए वैश्वीकरण के अवसरों एवं चुनौतियों का मार्गदर्शन। इसमें विचार विमर्श किया गया और इसके मुद्दों को स्वीकार किया गया। फिर इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन आता है 13th, वो हुआ दोहा के अंदर 2012 के अंदर, और अंतिम इसका सम्मेलन जो है 14वां वो हुआ है नैरोबी केन्या के अंदर 2016 के अंदर, और अभी इसका 2020 में इसका जो सम्मेलन है वो प्रस्तावित है। तो ये इसके सम्मेलन जो हुए उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपको सारी याद नहीं करनी है। जैसे प्रथम सम्मेलन हो गया, द्वितीय सम्मेलन हो गया जो बाद में हुआ, और अंतिम सम्मेलन जो 2 में कब कब हुए, आपको इन बातों पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ब्रीफ के अंदर आप इसकी मुख्य थीम क्या थी और इसकी सफलताएं असफलताएं क्या रही उस पर लिख सकते हैं। इसकी आपको डिटेल्स सम्मेलनों की एक अलग से PDF में भेज दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। तो अंकटाड की अब तक की उपलब्धियां या सफलताओं की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सरकारी विकास और सहायता में क्या हुआ है, लगातार वृद्धि हुई है। यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी GDP GNP भी उनकी बढ़ी है, उनको सहयोग भी बढ़ा है। आज जब हम स्टार्टिंग 1964 की बात करें और आज के देश आज के टाइम के साथ तुलना करें तो कहीं ना कहीं उसके क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उनको मिलने वाले ऋण और भार शर्तों में क्या हुई, जो उनकी शर्तें हैं ऋणों की उनमें उदारता देखने को हमें मिली है। संरक्षणवाद प्रतिबंधों में कमी आई है। जो पहले विकसित राष्ट्रों के अपनी डोमिनेट नीतियाँ होती थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, उनकी हम देख रहे हैं कि निरंतर उनमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अधिकृत अधिमानों की व्यवस्था का विस्तार और सुधार हुआ है। GSP एक जनरलाइज्ड सिस्टम और प्रेफरेंस का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, चाहे वो फिर SDR के कारण हुआ हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के कारण हुआ हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साधनों के ऋणों में वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी प्रत्यावर्तन की ऐसी तत्परता में देखने को मिली है। नेक्स्ट इसकी जो अचीवमेंट है वो क्या है कि विकासशील देशों में पारस्परिक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। विकासशील देशों के कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सामान्य कोष की स्थापना की गई, जो इन सम्मेलनों में बात रखी गई, और एक भावी आर्थिक और तकनीकी सहयोग का क्या हुआ है, मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंकटाड क्या है, सक्सेसफुल रहा है किसके लिए, अपने जो प्रिंसिपल अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो स्थान था प्रिंसिपल वो था कि GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी सभी देशों के साथ क्या किया जाए, समानता से व्यवहार किया जाए। It was argued in UNCTAD that promote exports and manufactured goods from developing countries, it would be necessary for offer special tariff and concession to such export. उसको भी क्या करने में रहा है, अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है। Accepting the argument that developing countries formulate the GSP scheme under which
मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एंड सम एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंटर ड्यूटी फ्री एंड रिड्यूस रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कहीं ना कहीं जो हमने बातें की अभी कि सफलताएं जो रही है वो ये अपने टारगेट अचीव करने में सफल रहे। ये एक स्ट्रक्चर जो इसका है वो आपको समझा दिया गया है कि इसका स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सचिवालय होता है जिसके नीचे उसकी समितियाँ और उप समितियाँ होती है जिसके माध्यम से ये कार्य करता है। ये इसका स्ट्रक्चरल ढांचा है। अब हम थोड़ा इसके सफलता के साथ साथ इसकी अचीवमेंट्स के साथ साथ इसका ये भी देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने गोल अचीव करने में फेल भी रहा है या नहीं रहा है। तो असफलताएं की अगर हम बात करें तो जो इसकी सफलताएं हैं उसके सामने इसकी असफलताएं क्या है, बहुत कम है। हालांकि इन्होंने जो जितनी योजनाएं बनाई या इनके सम्मेलन हुए उनमें की बातें रखी गई, उनके उद्देश्य रखे गए, इनकी थीम रखी गई, उनको समान रूप से लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये आशातीत सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। हालांकि अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं ऋण भार में हम देखते हैं कि कुछ देशों के ऊपर ऋण भार बहुत जाता है, उनकी शर्तें भी क्या है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है। विकासशील देशों का जो निर्यात है वो भी विश्व व्यापार में प्रतिशत उनका क्या निरंतर घटा ही है, बढ़ा नहीं है। उसका एक कारण भी है क्योंकि वो रेडी गुड्स बनाने में सक्षम नहीं है, वो रॉ मटेरियल का मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि जो रेडी गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिसकी ड्रॉबैक्स है वो है कि गैर शुल्क और प्रशुल्क प्रतिबंधों की कमी बहुत कम करा पाया। आज भी क्या करते हैं देश अन्य देशों पर अपने प्रतिबंध अपने हिसाब से ही लगा रहे हैं। विकसित देशों का कड़ा रुख अभी भी क्या है, विकसित देश हैं उनके प्रति विद्यमान है, यानी विकसित देश है उन्होंने अपना रुख अभी वो ही बनाया हुआ है। विकासशील देशों का जो ऋण सेवाओं का भार है वो क्या लगातार बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उसकी कुछ कमियां भी रही है। अब कमियां हैं तो उसके लिए कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। तो सुझाव ये हो सकता है कि सभी देश क्या करें, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें, अधिक उदार रुख अपना के रखें, पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था की जाए, ठोस नीतियाँ बनाई जाए। यानी इसमें कहा गया था कि इसको क्या है, उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। तो जब नियम बनाए गए हैं और उस नियम कोई तोड़ रहा है उसको आप उस पर पनिशमेंट नहीं कर सकते, तो उस नियम बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो नीतियाँ क्या बनाई जाए, ठोस नीति बनाई जाए और उसकी निश्चित समय अवधि में उसको लागू किया जाए। योजनाएं ज़्यादा व्यापक बनाई जाए। विकासशील देशों के लिए क्या किया जाए, निर्यात की वृद्धि की विशेष योजनाएं बनाई जाए और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो अंकटाड है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या रहा है, सफल रहा है। जिन उद्देश्यों को से प्रेरित होकर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकासशील राष्ट्रों के कड़े रुख के कारण हालांकि नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा भी है। अतः इसकी सफलता के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर उदारतापूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र संस्था स्थापित कर देंगे और उसके सदस्य राष्ट्र हैं और बाकी राष्ट्र हैं जब उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे तो वो उस संस्था की कमी नहीं है, वो सदस्य देशों की, उत्साहिक देशों की है। तो कहीं ना कहीं विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच की खाई को अगर पाटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपसी सहयोग को बढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू।